अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी सारा ने इस्लामाबाद से भेजी है। हम इस्लामाबाद में रहते हैं और मेरे हस्बैंड एक होटल में जॉब करते हैं, और उनके होटल की मरी में भी एक ब्रांच है। मेरे हस्बैंड को उनके बॉस ने वहाँ भेजा, तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मरी में बहुत अच्छा अपार्टमेंट दिया था। एक घर था जिसमें 2 कमरे थे, अटैच बाथरूम थे। वो एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद थीं। मेरे हस्बैंड का नाम आकिब है। सबसे पहले वो वहाँ गए ताकि वो देख सकें कि वो एक फ़ैमिली के लिए मुनासिब है भी या नहीं। उसके बाद आकिब ने हमें भी बुला लिया। सख्त सर्दियों के दिन थे, बहुत सख्त बर्फ़बारी हो रही थी। हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। एक रात बहुत तूफ़ानी बर्फ़बारी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर धुंध भी छाई हुई थी। अभी मेरे हस्बैंड का काम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी ब्रांच की ओपनिंग होना थी। मगरिब का वक्त था और तूफ़ानी बर्फ़बारी हो रही थी। हमने घर में कॉफ़ी बनाई और खिड़की के पास बैठकर उसको एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, मगर जो नज़ारा दिन में काफ़ी खूबसूरत हो, रात में उतना ही खौफनाक होता है कि अचानक से दरवाज़े पर दस्तक हुई। मेरे शौहर ने कहा कि यहाँ हमारे पास कौन आ सकता है। वो दरवाज़े की तरफ गए। दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी। अजीब बात ये थी कि जो उस बच्चे का रंग था वो आम इंसानों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उसका रंग बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद था। मेरे हस्बैंड ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू थीं। उन्होंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में आज तक पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वो ये समझे कि शायद उसकी स्किन के साथ कोई बीमारी हो, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बर्फ़बारी के इलाकों में रहने वालों की स्किन पर कभी ऐसा हो जाता है। उन लोगों को अक्सर स्किन की प्रॉब्लम भी होती है। आकिब नमाज के पाबंद हैं, तो उन्होंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी, मगर उन्होंने उस बच्चे को एक आम बच्चा ही समझा था, और उनके दिल में कोई खौफ नहीं हुआ। उसने पूछा कि बेटा क्या बात है? उस बच्चे ने बताया कि अंकल, हम दरअसल यहाँ से गुज़र रहे थे, थोड़ा सा मसला है, इस वजह से मेरे पेरेंट्स वहीं पर खड़े हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है, और बाहर बहुत तूफ़ान है, तो क्या मैं थोड़ी देर आपके पास यहाँ पनाह ले सकता हूँ? उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चला जाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड को ये डाउट हुआ कि कोई भी पेरेंट्स इतने छोटे से बच्चे को इस तरह कहीं किसी और के घर में नहीं जाने दे सकते। तो आकिब ने उसे कहा कि आओ मैं ज़रा देखूं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पेरेंट्स खाने के लिए कुछ लेने गए हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। सबसे पहले आकिब ने उस बच्चे को दरवाजे के अंदर कर लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे कहा कि तुमने जो कॉफ़ी बनाई है इस बच्चे को भी दो और पहले इसे पानी पिलाओ, शायद ये भूखा है, क्योंकि इसने बताया है कि इसके पेरेंट्स खाने को कुछ लेने गए हैं। खैर, मैंने उस बच्चे को खाना दिया और पानी दिया। उसके बाद मैं अपने शौहर के पास गई और उनसे कहा कि आप हर किसी को इस तरह से घर में दाखिल मत कर लिया करें, और ये बच्चा तो आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है, कहीं कोई मसला ना हो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ ली है तो फिर किस बात का डर, और इस पर यकीन भी रखो, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी ही देर के बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला तो 2 लंबे कद के नौजवान खड़े थे, जिनकी दाढ़ी इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी दाढ़ी गोल्डन कलर की हो, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा सिल्वर शेड भी था। वो दोनों बहुत लंबे चौड़े थे और उनका रंग भी बहुत फेयर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुलाबी रंग हो। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब मैंने उस वक्त उनको देखा तो मैं घबरा गया। मैंने जब गर्दन ऊपर की और उनको देखा, तो उनको देखने के बाद मैंने गर्दन तुम्हारी तरफ घुमाई और तुमसे कहा कि फ़ौरन से बच्चों को अंदर ले जाओ। मैं डर गई कि बाहर कौन है, और फ़ौरन से बच्चों को कमरे में ले आई और अंदर का दरवाज़ा लॉक कर लिया
کہ کہیں کوئی حادثہ ہی نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اندر آنے کی اجازت دو گے؟ میرے شوہر سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی نیک مخلوق فرشتوں جیسی۔ انہوں نے لمبے سفید کلر کے جبے پہنے ہوئے تھے جیسے عربک سٹائل کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے۔ اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہمارا شکریہ ادا کر کے سلام کر کے نکل گئے۔ عاقب کے تو بالکل ہوش قطع ہو چکے تھے۔ جاتے وقت اس شخص نے عربی میں ہمیں دعا بھی دی، لیکن میرے ہسبینڈ کا ذہن اس وقت بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنی پوری زندگی میں نہ تو ایسی کوئی مخلوق دیکھی اور نہ ہی وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ میں پیچھے سے اپنے ہسبینڈ کو آوازیں لگا رہی تھی کہ آپ ٹھیک تو ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ میرے ہسبینڈ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بالکل خاموش تھے۔ میں ڈر گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا تو عاقب دروازے کی طرف بالکل خاموش کھڑے تھے، اور جب میں نے ان کو ہلایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئے۔ وہ جو بھی تھے وہ یقیناً مسلم جنات تھے، لیکن اس کے بعد عاقب نے مجھے اور میرے بچوں کو دوبارہ اسلام آباد واپس بھیج دیا، کیونکہ ہوٹل کی جاب میں واپسی میں اکثر دیر ہو جاتی ہے کہ ہم دوبارہ سے ڈر نہ جائیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں اسلام آباد بھیجا۔ یہ سٹوری عدیل نے سینڈ کی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو 2 سال پہلے کی ہے۔ ہم نے نیا گھر لیا تھا جو شہر سے تھوڑا سا ایک قصبے میں تھا۔ ارد گرد کے ماحول کے مطابق یہ قصبہ ایک سنسان جگہ لگتا تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ یہ بات سردی کے دنوں کی ہے۔ ہم اکثر فجر کی نماز کے بعد سیر کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اور میرا دوست آج تھوڑا دور جانے کا پلان بنا کے بیٹھے تھے، کیونکہ اس دن اتوار کا دن تھا اور ہمیں چھٹی تھی۔ ہم باتیں کرتے کرتے قصبے سے بہت دور نکل گئے اور وہ علاقہ سنسان ہونے کی وجہ سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ ہم پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ ہم نے واپسی کا سوچا ہی تھا کہ ہمارے سامنے ایک تقریباً 20 فٹ کا آدمی جو انتہائی ڈرا دینے والی شکل رکھتا تھا، بڑے بڑے سے دانت جو منہ سے باہر آ رہے تھے، سر پر ایک بڑا سا سینگ، آنکھیں ایسی کہ جیسے خون ہو، اور ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ ڈر کی شدت اتنی تھی کہ سردی میں بھی ہم پسینے سے گیلے ہو گئے۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے ہم نیچے گر گئے اور وہ ڈراؤنا دیو غائب ہو گیا۔ پھر ہم جلدی سے اٹھے اور واپس بھاگنے لگے۔ تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ہمیں لگا کہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ دیو پھر سے آ گیا۔ وہ بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا کہ اچانک وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا اور ہمارے سامنے کی طرف آ گیا اور ایک زوردار آواز نکالی جس کی ہیبت سے ہم بے ہوش ہو گئے۔ جب 3 دن کے بعد ہوش آیا تو خود کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ آنکھ کھولی تو سب گھر والے میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے سب کو سارا ماجرا سنایا، ساتھ ہی ساتھ میرے آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ پھر ایک دن میں ہاسپٹل رہ کر واپس آ گیا، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پہلے بھی کچھ لوگ اس جگہ سے اس دیو کو دیکھ کر موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اور میرے دوست کو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں ایک نئی زندگی ملی۔ آج بھی وہ واقعہ میرے دل کو ڈرا جاتا ہے۔ یہ سٹوری طاہر بٹ نے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ ہمارے قصبے میں چھلاوے کا تذکرہ عام کیا جاتا تھا اور بزرگ بھی ہمیں قصے سناتے تھے کہ ہم نے کس طرح قابو کیا اور وہ کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ ان کے مطابق چھلاوا مختلف اشکال بدلنے پر قادر ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح مختلف سوال کر کے انہیں پریشان کرتا تھا کہ جب وہ آدمی جیسا ہوتا ہے تو پکڑے جانے پر غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ پچھلی سردیوں کی بات ہے، وہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات تھی جب میں دوستوں کے ساتھ رات 12 بجے تک ڈیرے پر بیٹھنے کے بعد گھر واپس آیا اور کچھ ہی دیر بعد سو گیا۔ اچانک میری آنکھ فون کی بیل سے کھلی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ دوسری طرف میرا دوست عمر تھا جو پولیس میں موجود تھا اور کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ٹھیک، چھوٹے بھائی آصف کا فون آیا ہے۔ وہ 22 چک میں ایک مکان کی مرمت کر رہا تھا اور فون پر بتا رہا تھا کہ ایک چھلاوا تنگ کر رہا ہے، وہ اور اس کا دوست رو رہے ہیں۔ گاڑی نکال یار، میں باہر کھڑا ہوں۔ میں عام طور پر بغیر گھر بتائے کہیں نہیں جاتا تھا،
लेकिन अब मजबूरी थी। आहिस्तेगी से उठा और गेट खोला और गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकाला और तेज़ी से कस्बे से बाहर निकले। मैंने उसको कहा कि किसी ने शरारत की होगी, तो उसने कहा कि तुम खुद ही बात करो, और मैंने फ़ोन मिलाया। आगे से उसका भाई बोला कि भाईजान आप लोग जल्दी आएं, हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कि हौसला रखो, लेकिन दूसरी तरफ से धड़धड़ाहट और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने बताया कि हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि दरवाजे और सहन में खटका सुनाई दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सहन में एक बिल्ला खड़ा था जिसकी सब्ज आंखें चमक रही थीं। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वो किचन के बर्तन फेंक रहा है और दरवाजे को टकरे मार रहा है। वो इंसानी आवाज़ में कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने एकदम से चीख मारी कि जैसे कोई बड़ा जानवर दरवाजे से टकराया हो। मैंने इन्हें आयात पढ़ने को बोला और ख़ुद भी आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। मेरे दिल में खौफ भी था और छलावे को देखने का शौक़ भी था। हम उस मकान के बाहर पहुँचे तो उमर ने 3-4 राइफ़ल के फायर किए और हम दोनों तेज़ी से सहन की दीवार पर चढ़ गए। पूरे सहन में बर्तन और चारपाइयाँ उल्टी पड़ी थीं। हम अंदर कूद गए। मैंने एक मजबूत डंडा पकड़ लिया और आसिफ को कहा कि दरवाज़ा खोले। इसने चीखें मारना शुरू कर दी कि हमारे रूप में छलावा है। फिर हमने उसको फ़ोन किया तो वो और उसका दोस्त बाहर आए और हमसे लिपट कर रोने लगे। उनका बुरा हाल था। मैंने कहा कि वो जंगली बिल्ला होगा और तुम डर गए, लेकिन वो घुराते हुए कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो। आसिफ का दोस्त कांपते हुए बताने लगा, अच्छा यार हम देखते हैं। हमने छत और खेतों में देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। हम काफ़ी देर बैठे रहे और जब सुकून में आए तो उनको कहा कि वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो, और इसके बाद हम वापसी के लिए चल पड़े। ये स्टोरी फैज़ मोहम्मद ने भेजी है। घर में जब से भाई की मैयत को लाया गया, एक कोहराम मचा था और मुझ पर तो जान से प्यारे भाई की मौत पर सख्ता तारी था। मैं अपने कमरे में दीवार से लगी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझ पर जान छिड़कने वाले भाई मर गया था और ये इतनी अचानक और नागहानी मौत थी कि हर आंख अश्कबार थी। मैंने अल्लाह से कहा कि ये हकीकत ना हो बल्कि ये ख्वाब हो, मगर ना वो ख्वाब था, वो तो एक हकीकत थी। सहन में जनाजे की चरपाई पर रखी मेरे भाई की मैयत और इसकी पट्टी से लगी बैन करती मेरी बहनें और माँ। अब्बू कहाँ थे? शायद वो बाहर थे और इन पर क्या गुजर रही होगी। सबके रोने की आवाज़ों से और मैं उदास हो गई। मैं बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी। ये रोना पीटना मेरी अजियत को और बढ़ा रहे थे। मैंने इसी अजियत से अपने भाई को पुकारा, मगर वो जो मेरी एक हल्की सी पुकार पर भागे चले आते थे, अब मुझे तड़पता हुआ देखकर भी नहीं उठे थे। मैंने अपनी अजियत का हल खुद ही निकाला और मरे हुए कदमों से चलती हुई स्टोर रूम में आ गई। सब अपने गम में डूबे थे। कौन पूछता कि तुम कहाँ जा रही हो, और मैं चाहती भी यही थी कि कोई मुझसे ना पूछे। मैं बस वहाँ से चले जाना चाहती थी जहाँ इन नोहों की आवाज़ें ना आएं। स्टोर रूम में दादी का कई साल पुराना एक खाली संदूक पड़ा था। वो संदूक इतना बड़ा था कि इसमें कोई आसानी से लेटा जा सकता था। बचपन से मुझे आदत थी कि जब मेरा दिल उदास होता और मैं वहाँ से फरार चाहती तो मैं इसमें आकर छुप जाती। फिर भाई मुझे मनाकर इसमें से निकाल कर ले जाते थे। भाई एक बार फिर भाई को याद करने लगी। मैं रोने लगी और जी बन कर रोने के बाद मैंने संदूक को खोला और इसमें लेट गई। मुझे ऐसा लगा कि बाहर होते बैन भाई की मैयत के साथ साथ मेरी मैयत पर भी हो रहे हैं। मैं मर चुकी हूँ। मुझे ऐसा एक सुकून सा महसूस हुआ कि मैं शायद यूं ही अपने भाई से मिल सकूं। मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली कि अचानक मेरे पाँव पर कुछ चुभा, और वो चुभन इतनी तकलीफ दी थी कि पूरे जिस्म में दर्द दौड़ गया। मुझे तड़प कर उठने पर मजबूर कर गया। मैं दर्द से कराहती संदूक से निकल आई। उसी वक्त मेरा दर्द ख़त्म हो गया था। फिर अचानक मैंने सुना कि मर्द हजरात मेरे भाई को आखिरी आरामगाह पहुंचाने के लिए अंदर आ गए हैं। मैं दौड़कर इनके आखिरी दीदार के लिए सहन में आई। मेरी माँ को गम से दौरे पड़ रहे थे और मेरी बहनें रोने के साथ साथ उनको भी संभाल रही थी। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा कि भाई को मत लेके जाएं, मगर मेरी किसी ने ना सुनी और मेरे भाई को अपनी आरामगाह की तरफ ले गए।
गुड़िया। अचानक मेरे भाई के पीछे से आवाज़ आई। मैं खुशी और बेयकीनी से मुड़ी और भाई को मुस्कुराते देखा और मैं खुशी से चीख मारकर उनसे लिपट गई। मैंने कहा कि भाई आप कहाँ चले गए थे? मैंने रोते हुए उनसे शिकवा किया। वो मोहब्बत से मेरा सर सहलाते रहे। मैं जल्दी से मुड़कर अम्मी की तरफ बढ़ी थी। अम्मी, आपी, भाई आ गए हैं, मैंने इनको बताया, मगर इन तीनों ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं थी और वो तो बस रोए ही जा रही थी। मैं उनको छोड़कर अपनी फूफो की तरफ बढ़ी। देखो फूफो के भाई आ गए, वो कहीं नहीं गए। दुपट्टा मुंह पर रखकर सिसकियां बरती फूफो ने भी मेरी बात सुनी नहीं। मेरी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। अब मुझे गुस्सा आ गया था कि भाई वापस आ गए थे पर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने एक एक करके सबको पुकारा मगर मेरी कोई सुन ले। मैं चिल्लाई थी। फिर कोई बोला कि कोई ज़ेबा को तो बुला लाए। कहाँ है वो? आखिर मेरी बड़ी आपी को मेरा ख्याल आ ही गया तो मुझे इत्मीनान हुआ। तो मैंने कहा कि मैं यही हूँ, कोई तो सुन ले। मगर जैसे ही किसी को मैं नज़र नहीं आ रही थी, सब मुझे पुकार रहे थे जबकि मैं इनके सामने थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये हमें नहीं देख सकते गुड़िया, भाई ने सुकून से कहा। मैंने उनसे कहा कि क्यों? अचानक मंजली आपी स्टोर रूम से सीना को भी करती हुई बाहर आई। हाय, हमारी ज़ेबा हमें छोड़कर चली गई। इनकी आवाज़ ने एकदम से सब पे सख्तादारी कर दिया और फिर सब एक एक करके स्टोर रूम की तरफ भागे। अरे मैं यहाँ ही हूँ, मेरी कोई तो आवाज़ सुन ले। मैंने दुहाइयाँ दी थी मगर शायद रोने की आवाज़ें इतनी शदीद थीं कि मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं भी स्टोर रूम में इनके साथ ही गई। स्टोर रूम में कोहराम मचा था। अम्मी मेरा नाम लेकर बेहोश हो गई थी। मैं औरतों को पीछे हटाती इनको सहारा देती आगे आई तो संदूक में खुद को मुर्दा हालत में देखकर वहीं बैठती चली गई। मेरे मुंह से निकलती झाग, खुली आंखें और चेहरे की बेरौनकी बता रही थी कि मेरा इस दुनिया से राब्ता टूट चुका है। मैं वहीं पर गिर गई। गुड़िया, संदूक में यूं ना जाया करो, यहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। कि मुझे मेरे भाई की तलकीन याद आई थी और मैं अपनी ही मैयत पर हिचकियों से रोने लगी। फिर अचानक मुझे एक झटका लगा। गुड़िया, बाहर आओ। मेरा भाई मुझ पर झुका ज़रा गुस्से में बोल रहा था और मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा था। मैं संदूक में लेटी पसीने में भीग चुकी थी। फिर याद आया कि मैं भाई से नाराज़ होकर स्टोर रूम में आई और संदूक में लेट गई थी, यानी कि वो ख्वाब था। मैंने बेयकीनी से उठकर संदूक से बाहर आई और उनके गले लगकर मैंने बेतहाशा रोना चाहा। मैंने भाई से कहा कि भाई ये संदूक जला दीजिए और स्टोर रूम से बाहर निकल गई। अगले दिन वो संदूक भाई ने जला दिया मगर मुझे इस ख्वाब के भूलने में काफ़ी दिन लग गए थे। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।